हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वो बच्चे जो कि क्लैट और एलेट का एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। पहले बता दूं कि देखिए, हम केवल श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल रहे हैं, बट क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के प्रीवियस 4 ईयर क्वेश्चन पेपर का, प्लस जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है पिछले 3 सालों में, जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है, जिस तरह से वो पूछ रहे हैं आपसे एग्जाम्स, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले 6 मंथ्स के टॉपिक में से कुछ बहुत 5 जो टॉपिक इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं कि इस बार आ सकते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में, जीके के पार्ट में। तो वो पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट कॉजिंग एनी डिले, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पैसेज जो आप देख रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो मेरी नेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने क्लैट में आने वाले कुछ आईआर से इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक भी कवर करे थे, वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पर डली हुई है। और इसके बाद मैं आपसे डिफेंस और साइंस के ऊपर भी बात करूंगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। पहला पैसेज अगर आप देख रहे हैं तो वो आप लोगों से पूछ कुछ नहीं रहा, वो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है अभी थर्सडे को ही, मतलब इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, इन द मंथ ऑफ सितंबर अगस्त सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन किस खेत की मूली का नाम है, आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दूं, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है। दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल नंबर 22। मुझे लग रहा है इस बार के नेशनल इशू में ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जा सकता है। आर्टिकल 22 बोलता क्या है? आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, सॉरी, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो जो प्रोटेक्शन है वो आप लोगों को मिलती है अरेस्ट और डिटेंशन में इन सर्टेन केसेस। दिस इज आर्टिकल नंबर 22। और आर्टिकल 22 आप लोगों को तरह तरह की फ्रीडम देता है, और इसी आर्टिकल में प्रिवेंटिव डिटेंशन भी मेंशन्ड है, क्योंकि अरेस्ट और डिटेंशन की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। पहली बात तो डिटेंशन अरेस्ट नहीं होता। अब अरेस्ट होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। अरेस्ट तो ये है जब आप लोगों ने कोई क्राइम, आपने कोई क्राइम किया हो और पुलिस वाले फिर आपको अरेस्ट कर रहे हो अरेस्ट वारंट के साथ। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर आप अरेस्ट होते हो, उसका मतलब सिंपल सा ये है कि पुलिस को शक है कि आप कल को क्राइम कर सकते हो। अथॉरिटी को शक है, अभी तक आपने क्राइम किया नहीं है, बट अथॉरिटीज आर थिंकिंग कि आप क्राइम कल कर सकते हो। तो इससे पहले आप क्राइम करो, आपको उठा के पहले ही बंद कर दे, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो अब कोई भी अथॉरिटी आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन जस्ट लाइक दैट ऐसे नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट ने थोड़ा सा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना अब मुश्किल बना दिया। तो आइए दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, हालांकि आंसर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। पैराग्राफ क्लैट में केवल कॉन्टेक्स्ट देने के लिए होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहली बात तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या। फर्स्ट, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन आफ्टर कन्विक्शन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या एक इंसान को जब कन्विक्ट करती है कोर्ट ऑफ लॉ, जब जब अपने कोर्ट में साबित हो जाता है, मतलब कन्विक्ट हो जाते हैं आप कि हाँ आपने वो क्राइम किया था, तो उसके बाद जब आपको जेल में रखा जाता है, क्या उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं? नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा डिटेंशन है जब एक इंसान को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कन्विक्शन के, केवल शक के आधार पर आपको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछता है कि इन विच कंट्रीज इज प्रिवेंटिव डिटेंशन प्राइमरीली अ वॉर टाइम मेजर। कौन से देशों में प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक वॉर टाइम मेजर है, कौन से देशों में? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो प्रिवेंटिव डिटेंशन चलता ही है। वॉर टाइम मेजर का मतलब होता है ऐसे कौन से देश है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को केवल वॉर की स्थिति में लागू करते हैं। हमारे इंडिया में तो ये नॉर्मल कंडीशंस में भी लागू हो जाता है। तो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, इवन चाइना और रशिया में भी ये नॉर्मली लागू होता है। ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, जबकि जो कंट्रीज अपने आप को वेस्ट बोलती है ना, उन कंट्रीज में प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल और केवल वॉर टाइम मेजर में यूज किया जाता है। मतलब केवल वॉर की स्थिति में आप लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज करते हैं, और किसी कंडीशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों से ये पूछता है कौन से आर्टिकल में इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में आप लोगों को बता रखा है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 22। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 की बात अगर हम थोड़ी सी कर लेते हैं। आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यही है।
अब आर्टिकल 22 को अगर आप ये देखें तो आर्टिकल 22 में भी ना आपको बहुत सारी प्रोटेक्शंस मिली है। जैसे पहला इंसान, एक इंसान जो अरेस्ट किया जा रहा है या जिसको आप डिटेन कर रहे हो विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, जो भी है, पहली बात तो वो ये बोलता है कि किसी भी इंसान को जो है आप बिना बताए उसको या उसके उसके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं या उसके अगेंस्ट जो ग्राउंड है वो बिना बताए आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड मतलब जो अरेस्ट है इन सर्टेन केसेस में क्या बोलता है कि पहला इंसान, कि कोई भी इंसान आपको बिना आपकी क्राइम बताए आपको अरेस्ट वो नहीं कर सकता। तो जो भी आपको कस्टडी में लेके जा रहा है आपको वो बताएगा कि वाई यू आर अरेस्टेड फॉर दैट, है ना। सेकंड फ्रीडम वो ये बोलता है कि जो अरेस्टेड इंसान है उसको अपना एक जुडिशियल, मतलब उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना विद इन 24 आवर्स, ये भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको थर्ड प्रोटेक्शन याद हो, थर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पर याद हो, तो वो क्या बोलता है कि अगर आप किसी डिटेंशन में हैं, अगर आप किसी आपको अरेस्ट किया गया है, तो जो लॉ है वो ये प्रोवाइड करता है कि भाई आप अपने जो आपको जो वो है लीगल हेल्प जो है, आपकी लीगल एड जो है वो आप लोग आराम से यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब लीगल एड अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आर्टिकल नंबर 22 यहाँ पर देता है। तो आर्टिकल 22 में ही एक्चुअली में प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये मेजर आप लोगों के लिए है। पर जैसे कि मैंने बताया वेस्टर्न कंट्रीज में प्रिवेंटिव डिटेंशन को केवल वॉर टाइम मेजर के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि व्हाट वाज द रीसेंट सिग्निफिकेंट रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या बोला। पहला, मतलब मैंने बोला ना कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को लगाना। तो ऐसा क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजह से प्रिवेंटिव डिटेंशन अब काफी मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटा सभी अथॉरिटीज को यह बोल दिया है कि इट इज मैंडेटरी, अब ये जरूरी हो गया है टू फर्निश ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स टू द डिटेन्ड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंडेटरी है कि आप सारे के सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सारी की सारी रेलेवेंट स्टेटमेंट्स जो है वो डिटेन्ड इंसान को दिखाएं, क्योंकि इससे पहले तो आप दिखाते भी नहीं थे ना। इससे पहले तो आप डिटेन्ड पर्सनालिटी को कोई डॉक्यूमेंट, किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट कोई बता ही नहीं रहे हैं, केवल पुलिस वाले उसको उठाकर ले जा रहे हैं। उसके बाद उसको उठा के ले जाने के बाद बताया जा रहा है कि भाई एक्चुअली में हमने आपको अरेस्ट क्यों किया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मैं ये बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया मैंडेटरी है अब सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सारी की सारी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स डिटेन्ड पर्सनालिटी को बताना। ये मत करना कि आपने केवल उठा लिया उसे डिटेन पर्सनल, मतलब आपने उस पर्सनालिटी को डिटेन कर दिया है बट आप कुछ बताने को राजी नहीं हो रहे हैं, ये काम अब यहाँ पर नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा वो आपसे ये पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लॉ। इसमें से कौन सा एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक लॉ का एग्जांपल नहीं है, अंडर विच प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी ऑर्डर्ड। मतलब इसमें से कौन से लॉ, इसमें से वो बोल रहा है कि कौन से लॉ में प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लग सकता है, कौन से लॉ में आप लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन को नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन वो किसी भी सेक्शन में नहीं लगता जो आईपीसी के अंडर आता है। इंडियन पीनल कोड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ। पहली बात तो ये कोई एग्जाम्पल नहीं है लॉ का जिसके अंदर आप लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन को ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब ये इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो है यही अब भारतीय न्याय संहिता हो चुका है 1 जुलाई 2024 से। तो मुझे लगता है आपके लीगल में भी ना एक क्वेश्चन बीएनएस, बीएनएसएस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आ सकता है। तो एक बार देख लेना प्लीज इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वो बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का असल में प्राइमरी पर्पस आपको क्या लगता है क्या होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्राइमरी पर्पस है टू प्रोटेक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। हम तो यही बोलते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को बचाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 ही बोलता है कि कौन से पार्ट में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। क्यों बेटा, आपको ये बता दूं फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल नंबर 12 से शुरू हो जाता है और आर्टिकल नंबर 35 है या 36 है, मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक 35 है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज आर्टिकल नंबर 32, है ना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 है, फिर 33, 34, 35 और 3 और आर्टिकल आते हैं इसके बाद। हाँ जी, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। एक्चुअल राइट अगर मैं आपको बताऊं ना, एक्चुअल राइट वैसे तो ये
आर्टिकल 12 से 35 सारे फंडामेंटल राइट की बात करता है, बट एक्चुअल राइट जो है वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं और आर्टिकल 32 पर आकर खत्म हो जाते हैं। मैंने बोला एक्चुअल राइट्स, बट अगर कोई बोलेगा कि फंडामेंटल राइट बताइए कहां से लेकर कहां तक है, तो 12 से 35 ही बताओ और कौन से पार्ट में है। दीज फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स अच्छे से मेंशन किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, कोई भी इंसान फंडामेंटल राइट आप लोगों से नहीं ले सकता है एक्सेप्ट इन अ कंडीशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी जैसा कुछ लग गया है, और आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो नेशनल इमरजेंसी जैसा कोई वर्ड हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज ही नहीं कर रखा, इसको इमरजेंसी ही बोलते हैं, मगर ये वाली इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। तो अगर आर्टिकल 352 वाली इमरजेंसी को इंडिया में लगा दिया गया है, तो गवर्नमेंट चाहती है तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स आप लोगों से ले सकती है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। इन दोनों आर्टिकल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इमरजेंसी में आपसे आपके सारे फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। और बेटा फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसको आप लोग केशवनंद भारती केस बोलते हैं। केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी थी। और ये जजमेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से फेमस हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं केवल वो डेफिनेशन आप लोगों के सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, पहली बात तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि सर हमारी प्रीवियस जजमेंट्स को आप देख लीजिए तो आप ये समझ जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर वो ये बोल देता है कि सर ये मान के चलो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विच कैन नॉट बी इरेज्ड बाय द लेजिस्लेचर। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, देखो भैया डेफिनेशन तो नहीं बता रहे हैं, बट आपको ये बता दें कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको लेजिस्लेचर रिमूव कभी नहीं कर सकती। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात आखिरकार होती कब है, अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो 1973 केशवनंद भारती केस, ये केशवनंद भारती केस है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन बताइए। केशव केशवनंद भारती केस है 1973 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी थी, सॉरी मतलब डेफिनेशन नहीं दी थी, बट बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार इस केस में ही यूज हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि हमें नहीं पता बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, बट आपको मैं ये बता दूं कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा ना सर, आप उसको रिमूव कभी नहीं कर सकते, लेजिस्लेचर उसको रिमूव कभी नहीं कर सकते। तो प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स तो खैर अमेंड नहीं हो सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं। या ये मान के चलो कि अगर आते भी हैं तो मगर इन दोनों को लागू नहीं किया गया है, ये दोनों आज के डेट में इंप्लीमेंटेड नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज तो बिल्कुल भी इंप्लीमेंटेड नहीं है। मैं एक बार के लिए मान सकता हूं कि डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में दिए हुए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल नंबर 51A में। आर्टिकल 51A में टोटल मिला के 11 ड्यूटीज है हमारे पास। तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो चलो बिल्कुल भी नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, एक बार के लिए डीपीएसपी हम लोग मान सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाँ ये मान सकता हूं मैं, ये एक करेक्ट आंसर इसका हो सकता है कि बिल्कुल जो आप लोगों का डीपीएसपी, सॉरी जो आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में ये दोनों चीजें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बताया है इसके बारे में। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बेटा एक मिनट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये बोलता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है यार, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इसमें, इन एंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इंडिविजुअल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बचा के रखेगा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का इन केस कोई कोई भी इन फ्यूचर कोई केस आ जाता है, तो क्या रोल है इसमें सुप्रीम कोर्ट का। भाई देखो
प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ आदमी ऐसा तो कभी नहीं है कि पुलिस वाले उसको रख सकते हैं। आप रख तो सकते हैं, बट हमेशा प्रिवेंटिव डिटेंशन को आप सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो ऑर्डर पास होते हैं, ऐसे ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट डिटेंशन के ऑर्डर की लीगैलिटी कभी भी रिव्यू कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उसको इलीगली आप लोगों ने डिटेन किया है, तो वो उस आदमी के रिलीज को भी, मतलब जो डिटेनी है उसके रिलीज को यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर द रिलीज ऑफ द डिटेनी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है। और इसी राइट की वजह से कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी इन केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 10 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा वो आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जसीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। क्योंकि इसी केस, आपको बता दूं, इसी केस में, इस केस को नाम इस केस का नाम याद कर लेना, जशीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके जो गाइडलाइंस है उसको काफी स्ट्रिंजेंट बना दिया है। ये वो केस है जिसके बारे में हम लोग इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में बात कर रहे हैं। ये वो केस है जिस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो आइडिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और साथ के साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन अब सुप्रीम कोर्ट ने काफी मुश्किल कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर पैसेज नंबर 2 की तरफ। पैसेज नंबर 2 जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 में पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ था, और मुझे याद है उस समय इसकी गाइड जो डेडलाइन थी वो 2019 तक बताई गई थी। स्वच्छ भारत मिशन की जो डेडलाइन थी वो 2014 में शुरू होना था उसे, और 2019 में वो खत्म होना था। बट 2019 में फिर हम लोगों ने इसको फिर महात्मा मतलब 2019 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। सो जैसे जैसे स्वच्छ भारत मिशन आगे बढ़ा, हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है सरकार। स्वच्छ भारत अभियान जो है या स्वच्छ भारत मिशन जो है वो अर्बन, और स्वच्छ भारत मिशन रूरल। और अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मिशन था वो इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना था। तो ये पूरा की पूरा पैराग्राफ जो है ये स्वच्छ भारत मिशन का है। कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को मिल गया हो तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बेटा वो आप लोगों को ये दे रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कब हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है यार, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो मुझे कभी के बार लगता है आप लोगों से पूछ सकता है, वो कि महात्मा गांधी जी की बात करें तो सर 2019 में तो महात्मा गांधी जी, मतलब या अगर 2014 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2014 में महात्मा गांधी का हम लोग कौन सा बर्थडे मना रहे थे? 2014 में जब ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, अब ये भी दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया ये वाला, तो 2014 में महात्मा गांधी का कौन सा बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जब ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हो रहा था? बेटा स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च कर रहे थे तब महात्मा गांधी की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका 145th बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। महात्मा गांधी जी का 145th बर्थडे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ पर जो डेडलाइन रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि जब पूरा देश महात्मा गांधी का 150th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा तब ये देश मतलब स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ होना चाहिए। तो ये हम लोगों का एम था, इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2019 को ये खत्म होना था। फिर वो बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन की स्वच्छ भारत मिशन का प्राइमरी मिशन का गोल क्या था? देखो भाई, प्राइमरी गोल तो मिशन का यही था, इंडिया को साफ बनाना, टू मेक इंडिया क्लीन, एंड ऑल्सो टू मेक रूरल इंडिया फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन। रूरल इंडिया को ओपन डिफिकेशन से बिल्कुल फ्री कर देना। ओपन डिफिकेशन का मतलब रूरल एरियाज में लोग खुले में शौच करते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम से आप लोगों को यहाँ पर उसको मतलब बिल्कुल इरेडिकेट करना था आपको रूरल इंडिया से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सर स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किसने किया था? ये बात मुझे बताने की जरूरत वैसे है नहीं, बट नरेंद्र मोदी और इनकी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया था। फिर ये बोल रहा है हाउ मेनी सब मिशन आर देयर अंडर स्वच्छ भारत मिशन।
अभी मैंने आपको बताया था कि स्वच्छ भारत मिशन दो पार्ट्स में बटा हुआ है, अर्बन और रूरल, हिंदी में कहे तो शहरी और ग्रामीण। तो इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के दो सब पार्ट्स आप लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर ये बोल रहा है कि सर जो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला है, इसका एम क्या है? अगर इसके एम की बात करते हैं तो इसका एम क्या है? मैंने बोला ना, टू मेक रूरल इंडिया फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन। इसका मतलब वो सैनिटेशन की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। तो साफ बात है, यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो मेजर एम था वो यहाँ पर रूरल सैनिटेशन था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन के इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए टारगेट ईयर कौन सा रखा गया था? अभी मैंने आपको बताया टारगेट ईयर 2019 रखा गया था बेटा। फिर ये बोल रहा है कि सर ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है 2019 के 2 अक्टूबर को? पहली बात तो 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेट थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये महात्मा गांधी जी का 150th बर्थडे था। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते भी हैं, जब देश महात्मा गांधी का 150वां जन्म दिवस मना रहा होगा, तब ये देश, हम संकल्प करते हैं कि बहुत स्वच्छ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलो, हमने जो वो है रूरल, उसका तो जो ऑब्जेक्टिव था मेन वो पढ़ लिया। बट अगर वो पूछता है कि सर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का और खासकर कि अर्बन 2.0 मिशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? बेटा सिंपल सी बात, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था टू प्रोग्रेस बियॉन्ड ओपन डिफिकेशन फ्री टू ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस एंड प्लस प्लस। इसको हम लोग एक बार अलग से डिस्कस करेंगे। ये ओपन डिफिकेशन प्लस, ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस और ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस प्लस क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। बट इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का 2.0 का जो मेजर एम है वो स्वच्छ भारत मिशन का प्रोग्रेस है बियॉन्ड ओडीएफ टू ओडीएफ प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन स्वच्छ भारत मिशन? इस क्वेश्चन से मुझे दो चीजें पता लग रही है। पहला ये, अगर वो आपसे पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन को इंडिया की कौन से मिनिस्ट्री के अंडर चलाया जाता है, तो आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और दूसरी चीज यहाँ पर वो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा वाला पार्ट कराती है, क्या एम है, क्या रोल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का? आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है वो इंप्लीमेंट करती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सर स्वच्छ भारत मिशन रूरल कौन इंप्लीमेंट करता है? कौन सी मिनिस्ट्री है जो स्वच्छ भारत मिशन रूरल इंप्लीमेंट करती है, ग्रामीण इंप्लीमेंट करती है? ये तो सर आप लोगों ने मुझे बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इंप्लीमेंट करती है। बट अगर एक क्वेश्चन घूम फिर के आ गया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या रूरल, ये कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स नहीं है? बेटा यहाँ पर नाम लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंप्लीमेंट करती है स्वच्छ भारत मिशन रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर देखना है। वो बोल रहा है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2.0? सर्कुलर इकोनॉमी से क्या मतलब है इसका? देखो यार, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब, यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी शब्द क्यों यूज किया गया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में? एक ऐसे मॉडल की बात कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जिस मॉडल में देश रिसाइकलिंग और रीयूज को प्रमोट करे। रिसाइकलिंग और रीयूज को अगर आप प्रमोट करते हैं तो कहते हैं ना कि अगर रिसाइकिल और रीयूज होता रहेगा तो जो चीज आ रही है वो दोबारा से रिसाइकल रीयूज होके दोबारा से वो मार्केट में आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जो ये मॉडल है वो प्रमोट करता है यहाँ पर रिसाइकलिंग और रीयूज को। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद थर्ड पैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैसेज अगर आप देख लें एक बार, अगर मैं आपको बता दूं, ये नेशनल पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नेशनल पेंशन स्कीम कब लॉन्च किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, तो नेशनल पेंशन स्कीम को दोस्तों स्टार्ट किया गया था 2004 में। ये बता दूं आपको, नेशनल पेंशन स्कीम को यहाँ पर 2004 में स्टार्ट किया गया था। अब नेशनल पेंशन स्कीम तो चली रही है इंडिया में, ये तो चली रही है, बट अब सरकार यहाँ पर लेकर आ रही है यूनिफाइड
पेंशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम लोग यूपीएस कहते हैं। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। और सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप एनपीएस में जाना चाहते हैं या आप यूपीएस में जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये पूरा की पूरा पैराग्राफ कॉन्टेक्स्ट देखकर समझ में आ रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है कि यार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किसने किया? भाई साहब ये सारा काम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने यूपीएस के इस मॉडल को अप्रूव किया। और 2004 में भी एनडीए की सरकार ही थी, हालांकि उस समय नरेंद्र मोदी नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। बट यहाँ पर उस समय यूपीएस नहीं थी, उस समय एनपीएस थी, नेशनल पेंशन स्कीम थी। फिर ये बोल रहा है कि यूपीएस का मॉडल किसी स्टेट को तो इतना अच्छा लगा कि उस स्टेट ने इसको हाथ के हाथ इंप्लीमेंट भी कर दिया, जबकि पूरे भारत भर में ये इंप्लीमेंट अगले साल होने वाला है। तो ये कह रहा है कौन सा स्टेट इंडिया का पहला स्टेट बना जिसने यूपीएस के मॉडल को इंप्लीमेंट किया। आपको बता दूं यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मॉडल इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट महाराष्ट्र है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महाराष्ट्र के, क्योंकि इलेक्शंस भी ड्यू है अगले साल, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये कदम ना उठाया गया हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यूपीएस है तो बहुत अच्छा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये बोलता है कि यार देखो, आपको सरकारी सर्विस में कम से कम काम करते अगर आपको 10 साल नहीं हुए हैं तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर नहीं आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 वो यही बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड फॉर अ पेंशन अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कम से कम वैसे आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10,000 की पेंशन तो मिलेगी, ये भी आप सुन लीजिए, कम से कम 10,000 की पेंशन आप लोगों को मिलेगी। एनपीएस तो ये बोलता था ना कि यार आपके मरने के बाद पेंशन आपकी वाइफ को मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या बोलता है कि आपके मरने के बाद पेंशन आपकी वाइफ नहीं, आपकी पूरी फैमिली को मिलेगी। कल को अगर आपकी वाइफ भी नहीं है, बच्चे हैं, तो आपके बच्चे भी आपकी पेंशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेंशन हमेशा के लिए रुक जाएगी। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोल रही है कि सर कम से कम मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 की तो मिलेगी, बट आपको कम से कम सरकारी नौकरी में कितना समय हो जाना चाहिए काम करते हुए? कम से कम आपको 10 साल हो जाने चाहिए, तभी आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज बेसिक पे इज द पेंशन फॉर एम्प्लॉय विद 25 और मोर इयर्स ऑफ सर्विस। भाई जो आप लोगों का बेसिक पे होता है ना, मान के चलो कि बेसिक पे है बेटा आपका 10,000 रुपये, आपका बेसिक पे 10,000 रुपये है, दिस इज द बेसिक पे। और आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट सर्विस में बेसिक पे सैलरी नहीं होती है, क्योंकि इसी बेसिक पे में फिर आपके अलाउंसेस जुड़ते हैं, अलाउंसेस अलग से जुड़ते हैं। जैसे महंगाई के लिए सरकार आपको डियरनेस अलाउंस देती है, घर नहीं है आपके पास तो आपको हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है, तरह तरह की चीजें मिलती है ना आपको। तो ये बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज बेसिक पे इज अ पेंशन फॉर एम्प्लॉइज विद 25 और मोर इयर्स ऑफ सर्विस। अगर आपको 25 साल या ज्यादा साल हो गए हैं काम करते हुए सर्विस में, तो कम से कम देखा जाए तो क्या परसेंटेज आपकी बेसिक पे की पेंशन में काउंट की, मतलब की जाएगी। बेटा अगर आपको 25 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं ना काम करते हुए, तो आपके बेसिक पे का 50%, आपके बेसिक पे का 50% यहाँ पर पेंशन में लिया जाएगा। तो अगर आपकी बेसिक पे 10,000 रुपए है और आपको 25 साल या उससे ज्यादा साल हो गए हैं काम करते हुए, तो पेंशन में 10,000 का 50%, 5,000 रुपए तो ये ले लिया आप लोग। और फिर इसमें भी आप लोग अलाउंसेस जोड़ते हैं, सरकार इसमें भी अलाउंसेस अलग से जोड़ेगी। क्योंकि यार देखो, ऐसा तो सरकार नहीं बोलती है ना, अगर किसी की सैलरी बढ़ रही है उसकी बेसिक पे भी बढ़ेगी, बेसिक पे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज द प्रोविजन फॉर फैमिली पेंशन, क्योंकि फैमिली पेंशन का कोई प्रोविजन एनपीएस में नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यार मान के चलो कि अगर मरने वाला इंसान वो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा था और लास्ट पेंशन जो वो सरकार से विड्रॉ कर रहा था, मैं मान के चलता हूँ 10,000 रुपए कि लास्ट सैलरी या लास्ट पेंशन जो आप गवर्नमेंट से विड्रॉ कर रहे थे वो 10,000 रुपए। तो अगर आप गवर्नमेंट से लास्ट पेंशन 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहे थे, तो आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी? यूपीएस बोलती है कि आपके मरने के बाद आपकी लास्ट पेंशन का 60% आपकी फैमिली को मिलेगा। आई सेड आपकी लास्ट पेंशन का 60%। तो 10,000 का 60% निकाल लो, एग्जाम्पल के हिसाब से 6,000 रुपए आपकी फैमिली को यहाँ पर मिलेगा। और जैसे कि मैंने बोला, नेशनल पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ था ही नहीं, आपके मरने के बाद आपकी वाइफ को मिलती थी पेंशन, और वाइफ के बाद फिर आपकी फैमिली में कोई इंसान पेंशन को क्लेम नहीं कर सकता।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट इज अ मिनिमम गारंटीड पेंशन पर मंथ फॉर द एम्प्लॉय विद एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस। ये बात मैंने अभी आपको समझा दी थी कि अगर आप कम से कम 10 साल आपको हो गए हैं सर्विस करते हुए, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये बोलती है कि सर कम से कम टेंशन ना लो, 10,000 की पेंशन तो सरकार देगी। अगर आपको सरकारी नौकरी करते हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, मिनिमम पेंशन सरकार आपको 10,000 रुपए तो देगी। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेंशन? अच्छा, पेंशन का पर्पस क्या होता है? सिंपल सी बात है यार, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का ही तो सरकार सोच रही है। तो इससे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पर आपसे कुछ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की पेंशन यहाँ पर कौन से आर्टिकल में लिखी है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पेंशन है वो कौन से आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेंशन बेटा यहाँ पर जिस आर्टिकल में मेंशन है वो आर्टिकल है 125। बट कौन सा पार्ट है सर? पार्ट 1 है, पार्ट 2 है? बेटा 125 का सेक्शन सब सेक्शन 2, 125 सेक्शन 2, 125 सेक्शन 2 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी पेंशन का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये फ्रीडम मिलेगी कि वो एनपीएस में जाना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स देखो, अल्टीमेटली चॉइस गवर्नमेंट सर्वेंट की है कि वो नेशनल पेंशन स्कीम में अपने आप को कंटिन्यू करना चाहता है या वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अपने आप को ले जाना चाहता है, तो अल्टीमेट चॉइस आपकी है। उसके बाद ये बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सिविल सर्वेंट्स इंक्लूडिंग पेंशन। तो ऐसे कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, तो इनमें से अगर किसी को भी लॉ बनाना हो पेंशन से रिलेटेड, किसी भी सिविल सर्वेंट की पेंशन से रिलेटेड, उसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए इंक्लूडिंग पेंशन, मतलब पेंशन की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो जब वो लॉ बनाती है पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, तो पेंशन जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जब एक स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गया और यहाँ पे पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर मतलब सिविल सर्वेंट की पेंशन से संबंधित उनकी सर्विस की कंडीशंस को देखती है, सेट करती है ऐसे कोई भी मुद्दे, तो कौन से आर्टिकल में लिखा है ऐसा कि भाई पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सिविल सर्वेंट्स की जो पेंशन से रिलेटेड सर्विसेज उसकी कंडीशंस को सेट कर सकती है? बेटा आर्टिकल यहाँ पर जरूर याद कर लेना, आर्टिकल नंबर 309। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंड क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैसेज एज वेल, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ पैसेज की। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूपीएस? अच्छा, एनपीएस में जो नहीं था वो यूपीएस में है, तो क्या है प्राइम बेनिफिट यूपीएस का? पहला, इट सिंप्लीफाइज द पेंशन प्रोसेस, बिल्कुल बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसने। इट प्रोवाइड्स हायर पेंशन बेनिफिट्स, बिल्कुल एनपीएस से रिलेटेड, एनपीएस के कंपैरिजन में यूपीएस में मिलने वाली पेंशन काफी अच्छी। और तीसरा, इट रिड्यूसेस द गवर्नमेंट पेंशन बर्डन, गवर्नमेंट का पेंशन का बर्डन भी यूपीएस में कम होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आती है अगर हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करते हैं। तो दिस इज पैसेज नंबर 3। आइए बात करते हैं पैसेज नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं बेटा पैसेज नंबर 4। अगर हम पैसेज नंबर 4 को एक बार देख लें ढंग से, तो ये पैसेज आपको उधम सिंह के बारे में कुछ बता रहा है। देखो आपको बता दूं, उधम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। क्यों? क्योंकि अभी उधम सिंह की डेथ एनिवर्सरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। कौन थे उधम सिंह? भाई जलियांवाला बाग मैसेकर के सर्वाइवर थे ये। और कहा जाता है कि जलियांवाला बाग करने वाले जनरल ओ डायर को इन्होंने असैसिनेट किया था 1940 में। उसके बाद लंदन में ही इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, वहीं पर फांसी की सजा हो गई। उनके बाद इनके शरीर को वापस लाया गया और अमृतसर में तो आज के डेट में ये भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सरदार उधम सिंह की, तो मेरे को लगता है हिस्ट्री का ये वाला टॉपिक जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर हम सरदार उधम सिंह की बात करें। चलिए, बहुत सारी उधम सिंह के ऊपर मूवीज भी बनी है, वेब सीरीज भी बनी है। तो 31 जुलाई को सेलिब्रेट होता है उधम सिंह, और इस बार इनका 85th डेथ एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो जुलाई के मंथ का करंट था ये, मुझे लगता है पूछा जा सकता है। तो आइए बेटा आपसे पूछते हैं पहला क्वेश्चन। वो ये बोल रहा है कि कौन सी डेट को व्हेन डिड सरदार उधम सिंह असैसिनेट माइकल ओडायर, जिसको जनरल माइकल ओडायर कहते हैं, कब मारा था इन्हें? ये बात तो सही है, 1940 में मारा था, 31 जुलाई 1940 में इनको मार दिया था। ये बोल रहे हैं वेयर वॉज सरदार उधम सिंह बॉर्न, क्या अमृतसर में पैदा हुए हैं? अमृतसर में तो खैर ये बहुत पूजे जाते हैं भगवान की तरह, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर
अमृतसर में ही हुआ था ना। तो ये भी आपको बता दूं। तो सरदार उधम सिंह के बारे में ये बात कर रहा है कि कहाँ पैदा हुए सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह पैदा हुए सुनम। सुनम एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप एक बार प्लीज यहाँ पर नोटिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्फनेज वेयर उधम सिंह एंड हिज ब्रदर वर रेज्ड। क्योंकि इनके मदर फादर तो पहले ही मर गए थे। नहीं, जलियांवाला बाग से पहले, ये भी आपको बता दूं। तो ऑर्फन थे ये दोनों। तो कहा जाता है कौन से ऑर्फनेज में सरदार उधम सिंह और उनके भाई दोनों को यहाँ पर पाला पोसा बड़ा किया गया। यहाँ पर ऑर्फनेज सेंटर का नाम है सेंट्रल खालसा। सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज। इंपॉर्टेंट ऑर्फनेज है ये। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है कि व्हाट वाज द मेजर पॉलिटिकल इवेंट दैट इन्फ्लुएंस्ड उधम सिंह। कौन सा मेजर पॉलिटिकल इवेंट ऐसा हुआ था जिसने उधम सिंह को बहुत इन्फ्लुएंस किया। सबको पता है, जलियांवाला बाग मैसेकर। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, जलियांवाला बाग जो है मैसेकर क्यों हुआ था, वो रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। 13 ऑफ अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जब जनरल ओडायर ने गोलियों से भून दिया था। तो आइए बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, क्यों किया गया था ये। तो रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था बेटा इंडिया में। और रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था 18 मार्च को। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है ये इंप्लीमेंट होता है। ये रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट होता है। आप थोड़ा बहुत अगर लीगल पढ़ के आए हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आप लोगों ने एक प्ली सुना होगा, हेबियस कॉर्पस का। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी ने गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया है तो आप या आपके बिना पर कोई भी इंसान कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हेबियस कॉर्पस की प्ली इशू करता है, जहां पर अरेस्ट करने वाले इंसान को जो है वो अरेस्टेड पर्सनैलिटी को पेश करना होता है। अरेस्ट करने वाला इंसान यहाँ पे अरेस्टेड पर्सनैलिटी को सामने पेश करता है। ठीक है जी। और Connected. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि आपका अरेस्ट जो है वो लीगल था या नहीं था। तो ये कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में कोई भी इंसान जो अरेस्ट होता था ना, उसको 2 सालों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता था। 2 सालों के लिए अरेस्ट उसको कर लिया जाता था, विदाउट ट्रायल। कोई भी ट्रायल यहाँ पर नहीं होता था, विदाउट ट्रायल। और आप लोग हेबियस कॉर्पस का ऑप्शन भी आ, उसमें रॉलेट एक्ट में आपके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये कह रहा है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का पर्पस सिंपल तरीके से ये था, टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड डिटेन विदाउट एनी ट्रायल। किसी भी इंडियन को यहाँ पर अरेस्ट या डिटेन करना बिना किसी ट्रायल के, ये पर्पस था रॉलेट एक्ट का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ द गैदरिंग एट जलियांवाला बाग। अच्छा, जलियांवाला बाग लोग क्यों इकट्ठे हुए थे। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, तो यहाँ पर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू है। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को मतलब अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। ये भी आपको बता दूं, दोनों को अरेस्ट करके ले गई थी सरकार। और अगर पूछा जाए कि क्यों अरेस्ट हुए थे, तो ये दो नेशनलिस्ट थे जिनको 9 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था। तो 9 अप्रैल 1919 पंजाब के दो बहुत दिग्गज नेता, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, मैं नाम यहां पर लिख देता हूं, और दूसरे का नाम है सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था रॉलेट एक्ट। तो 13 अप्रैल के दिन यहाँ पर एक सभा बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली को कैसे रिहा किया जाए इसके बारे में डिस्कशन होना था, प्लस रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट करना। और यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर रॉलेट एक्ट को नहीं मान रहे थे लोग, तो जनरल ओडायर को लगता है कि भाई साहब ये तो एक अच्छा मेरे पास वो है, मतलब ऑप्शन है कि मैं इन लोगों को सजा दे सकता हूँ। तो यहाँ पर कहा यही जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अगर आपको लगाना हो तो वो यही बोल रहा है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ये लोग इकट्ठा हुए थे। बट फिर भी मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड यहाँ पर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछता है, अच्छा
ऑर्डर किसने किया था फायरिंग करने का, जलियांवाला बाग की असेंबली पर गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? ऑफ कोर्स माइकल ओ डायर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछता है, विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज उधम सिंह एसोसिएटेड विद? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाद में जाकर उधम सिंह जुड़ गए थे? और अगर मैं इस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताऊं तो, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम वैसे गदर पार्टी है, ये भी आपको बता दूं। गदर पार्टी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और मतलब इंडिया में तो नहीं थी ये भी आपको बता दूं। 1913 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। गदर पार्टी बहुत पुरानी है। 1913 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इसको वैसे मतलब ओरिजिनली गदर पार्टी का नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। आंसर इसमें गदर पार्टी ही है। बट यहाँ पर गदर पार्टी का जो ओरिजिनल नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये भी आपको बता दूं, पैसिफिक कोस्ट। इसका ओरिजिनल नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ये गदर पार्टी का नाम है, ओरिजिनल नाम है। और इसको सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में ही स्टेब्लिश किया गया था। 1913 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, 1913। और अगर गदर पार्टी का, ये बार बार आगे क्यों जा रहा है, और अगर गदर पार्टी का आप लोगों से फाउंडर पूछ लिया जाए, लाइक हु स्टेब्लिश्ड दिस पार्टी, तो फाउंडर का नाम है बाबा सोहन सिंह। फाउंडर है यहाँ पर बाबा सोहन सिंह। अगर आप लोगों से फाउंडर पूछा जाए कि गदर पार्टी के फाउंडर कौन है, जी, तो गदर पार्टी के फाउंडर है बाबा सोहन सिंह। यहाँ पर मैं उनका नाम सोहन सिंह लिख दे रहा हूं। तो गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे सरदार उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है, व्हाट वाज द सेंटेंस गिवन टू उधम सिंह फॉर हिज क्राइम? क्या सेंटेंस दिया था? ऑफ कोर्स लाइफ इंप्रिजनमेंट, एक्साइल, फाइन वगैरह का तो देंगे नहीं। अंग्रेजों ने इनको डेथ पेनल्टी का सेंटेंस दिया था। एंड वाई सरदार उधम सिंह इज रिमेंबर्ड? क्यों रिमेंबर किए जाते हैं सरदार उधम सिंह? फॉर एग्जाम्पल, उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल है। माइकल ओ डायर को मारा, एक बड़ा रोल ही मान सकता हूं मैं इसको। उसके बाद बेटा पैसेज नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 5 को अगर आप ढंग से एक बार पढ़ लें तो, अब अगर याद आ रहा हो आपको, यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया है अभी किसी, सिटी ऑफ लिटरेचर का। तो ये पूरा की पूरा जो पैराग्राफ है ये इसी सिटी ऑफ लिटरेचर के ऊपर है। पहले तो वो ये बोल रहा है कि चलो मुझे जल्दी से बता दो कि, सॉरी, सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग नहीं दिया, यूनेस्को ने जो टैग दिया है वो, अच्छा सिटी ऑफ लिटरेचर ही है, सॉरी, सिटी ऑफ लिटरेचर का ही टैग दिया है। तो वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी इंडियन सिटी है जिसको पहली बार यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया था। आपको बता दूं, 2024 से पहले सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग कभी नहीं दिया गया किसी को भी। कब दिया गया था? 23 जून को दिया गया था। 23 जून को 2024 को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया था। सिटी का नाम यहाँ पर कोझिकोड है। कोझिकोड जो है, पहले इसको आप लोग कैलिकट के नाम से भी जानते थे। ये भी बता दूं, ये जगह पहले कैलिकट के नाम से फेमस थी, जहां पर 1498 में कभी वास्को डिगामा आए थे। तो कोझिकोडे को यहाँ पर सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग मिला है, जो यूनेस्को ने दिया है। यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है यहाँ पर, इस प्रोग्राम का नाम भी कहीं ना कहीं मेंशन है। यूनेस्को का इस प्रोग्राम का नाम है यूसीसीएन। यूसीसीएन यहाँ पर यूनेस्को का प्रोग्राम है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर यूनेस्को जो है वो 6 कैटेगरी में यहाँ पर जो सिटीज हैं उनको बांटता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि ये यूसीसीएन का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल सी बात, यहाँ पर यूनाइटेड यूनेस्को का यूसीसीएन का मतलब है, यहाँ पर यू का मतलब यूनेस्को है, सीसीएन का मतलब है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो यहाँ पर जो यूनेस्को है वो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की एक लिस्ट बनाता है, जिसमें कोझिकोडे को इसने सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया। इंडिया में पहली सिटी है ये। और एक और सिटी है जो एमपी में है, ग्वालियर। ग्वालियर बेटा तानसेन यही से थे, और ग्वालियर को यहाँ पे सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग मिला। देखने वाली बात यहाँ पर बेटा ये है कि मतलब सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग पहली बार ऐसा नहीं है कि आपने ग्वालियर को दिया है सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग। इससे पहले ग्वालियर से पहले भी बहुतों को दे चुकी है ये। इंडिया में ये पहला टैग नहीं था। तो आइए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ रहा है, कौन से साल में द कोझिकोडे वाज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? किसी को अगर नहीं पता होगा ना,
तो वो यहाँ पर 2024 को टिक भी नहीं करे, उसको लगेगा शायद ये पुराना करंट। नहीं बेटा, पुराना करंट नहीं। ये बोल रहे हैं कौन से साल में कोझिकोडे को ये टैग दे दिया गया था सिटी ऑफ लिटरेचर का। वैसे ईयर 2023 है, बट दिया इनको 2024 में है। और इसीलिए कैलिकट को, क्योंकि कोझिकोडे को ये टैग मिला हुआ ना, इसलिए 23 जून जो है वो सिटी ऑफ लिटरेचर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। सिटी ऑफ लिटरेचर डे सेलिब्रेट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। मैं ये भी आपको बता दूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड ये पूछता है कि कौन सी सिटी को यहाँ पर सिटी ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग मिला है। अभी हाल फिलहाल में ग्वालियर को मिला है। आप जल्दी से ग्वालियर टिक कर देंगे, बट आपको पहले भी बता दूं, ग्वालियर के अलावा ये टैग जो है वो चेन्नई को भी मिला है। मतलब चेन्नई को पहले मिल गया था, ग्वालियर को अब मिला है। तो कौन सी सिटी को, यहाँ पर वो डेजिग्नेटेड नाउ नहीं पूछ रहा है। अगर वो डेजिग्नेटेड नाउ पूछ रहा होता ना, फिर मैं आपकी बात यहाँ पे समझ सकता था कि हाँ वो डेजिग्नेटेड नाउ पूछ रहा है। बट बेटा वो डेजिग्नेटेड नाउ नहीं पूछ रहा है। ये भी आप सुन लीजिए। वो ये बोल रहा है कि कौन कौन सी सिटी को डेजिग्नेट किया गया है एज सिटी ऑफ म्यूजिक। सिंपल बात, अगर जिन जिन सिटीज को यहाँ पे सिटी ऑफ म्यूजिक डेजिग्नेट किया गया है वो चेन्नई है, चेन्नई के साथ साथ ग्वालियर भी है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। मतलब यूनेस्को के सीसीएन का प्राइमरी गोल क्या है। मेरी बात माने तो सिंपल सी बात, देखो अगर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड्स पर, जैसे एक लिटरेचर है, एक म्यूजिक है, एक यहाँ पर मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट है, एक टूरिज्म है। तो अगर हम इसकी क्या कहते हैं लिस्ट ऑफ टैग्स को एक बार देख लें अंडर यूसीसीएन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 तरह के टैग्स यहाँ पर जो यूनेस्को है वो देता है। तो ये सब टैग देने का मतलब, जैसे एक क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स मुझे याद आ रहा है, एक मीडिया आर्ट है, ठीक है बेटा, एक फिल्म है, एक डिजाइन है, एक गैस्ट्रोनॉमी है, एक लिटरेचर है और एक म्यूजिक है। तो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स एक हो गया, मीडिया आर्ट इज द सेकंड कैटेगरी, फिल्म इज द थर्ड, फोर्थ डिजाइन है, फिफ्थ यहाँ पे गैस्ट्रोनॉमी है, और सिक्स्थ है लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो जो लिटरेचर एंड म्यूजिक है उसको इन्होंने कंबाइन कर दिया, मगर इंडिया के दो अलग अलग सिटीज को अलग अलग टैग मिला है। लिटरेचर का टैग कोझिकोडे को दिया और म्यूजिक का टैग आप लोगों ने ग्वालियर को दिया। तो प्राइमरी गोल क्या है। सिंपल सी बात, मुझे लग रहा है प्राइमरी गोल यहाँ पर केवल सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए जो यूनेस्को है वो सारे टैग देता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी क्रिएटिव फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यहाँ पर वैसे आप लोग 7 को टिक कीजिएगा, मैंने गलती से लिटरेचर और म्यूजिक को एक बोल दिया था, एक नहीं है। फोक आर्ट, फोक आर्ट एंड क्राफ्ट, ये एक है, ये एक है। और जैसे कि मैंने बोला दूसरा टैग यहाँ पर म्यूजिक का है, तीसरा टैग यहाँ पर लिटरेचर का है, अगर मैंने मैसअप नहीं किया हो तो मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल। तीसरा टैग यहाँ पर अपना म्यूजिक का है, सॉरी मतलब लिटरेचर का है, दूसरा टैग म्यूजिक का है, तीसरा टैग यहाँ पर मीडिया आर्ट्स का है, फोर्थ इज मीडिया आर्ट्स। मीडिया आर्ट्स के बाद फिर यहाँ पर एक टैग डिजाइन का भी है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। सिक्स्थ टैग यहाँ पर है गेस्ट्रोनॉमी। जो सिक्स टैग है वो है गेस्ट्रोनॉमी, और जो सेवेंथ टैग है वो है फिल्म। तो 7 की 7 टैग्स यूसीसीएन में आपको दिए जाते हैं। ये 7 की 7 टैगों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क आपको 7 टैग्स देता है, 7 टैग्स में सिटीज को बांटता है। अच्छा, ये प्रोग्राम शुरू कब किया गया था बेटा। ये प्रोग्राम 2004 में शुरू किया गया था, ये भी आपको बता दूं, 2004 में। और इस प्रोग्राम के अंडर आप लोग हर साल वर्ल्ड सिटीज डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड सिटीज डे भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट कब होता है, तो ये कुछ जुलाई में नहीं होता है। वर्ल्ड सिटीज डे 31 ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। तो 31 ऑफ अक्टूबर को जो ये वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट हो रहा है, ये पूछ रहा है उसकी थीम बताओ। इस बार
की जो थीम रहेगी 2024 की, वो यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज रिन्यूअल। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, विच इंडियन सिटी इज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स? कौन सी सिटी, इंडियन सिटी को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स का टैग मिला हुआ है? कौन सी सिटी को, इंडिया की कौन सी सिटी को ये टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को की सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स का टैग जयपुर को मिला है, वाराणसी को मिला है, सर इसको भी मिला हुआ है, और श्रीनगर को मिला है, बिल्कुल इन तीनों सिटीज को ये टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है, विच इंडियन सिटी इज डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? गैस्ट्रोनॉमी में किस इंडियन सिटी को टैग मिला है? मैं ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या दिल्ली। हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या दिल्ली। गैस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूं बेटा। आंसर यहाँ पर हैदराबाद है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आंसर यहाँ पर बेटा हैदराबाद है। इसके बाद आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है, विच इंडियन सिटी इज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म? कौन सी सिटी को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म कहा गया है? तो बेटा ये टैग मुंबई को दिया गया है, तो कुछ इसमें सोचने समझने की तो बात है नहीं। आपको पता है ये मुंबई माया नगरी, बॉलीवुड यहीं से सारा, मतलब ये बॉलीवुड का बर्थ प्लेस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है, व्हाट इज द जनरल थीम ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे? जनरल थीम की अगर बात कर ले वो, तो बेटा जनरल थीम यहाँ पर हमेशा याद रखना, कभी चेंज नहीं होती है जनरल थीम। बेटर सिटी बेटर लाइफ, ये जनरल थीम है वर्ल्ड सिटीज डे की। इस जनरल थीम के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड सिटीज डे आप सेलिब्रेट करते हैं। वो बात अलग है कि जनरल थीम हमेशा सेम रहती है, बट हर साल की जो स्पेसिफिक थीम है वो चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट सिटी टू हैव डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? सॉरी, विच कंट्री, ये बोल रहा है विच कंट्री वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ सिटी डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? पहली बार किस कंट्री की सिटी को ये सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया गया था? अगर ऐसा क्वेश्चन ऑल ऑफ अ सडन जाके वो पूछ ले, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक आपको यहाँ पर आंसर बेटा टिक करना है। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो आप लोगों से अब जो क्वेश्चन है वो भी पूछ ले। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोगों से वो यूनेस्को का पूछ सकता है। आपसे जो है वो क्वेश्चन यूनेस्को का पूछा जा सकता है कि जल्दी से बताइए कि जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वो आपसे पूछ सकता है कि यूनेस्को जो है ये कब और कहाँ पर फाउंड हुआ। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जा सकते हैं अगर मैं यूनेस्को की बात कर रहा हूँ। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम यूनेस्को को एक बार देख लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1945 में यूनेस्को को बनाया गया था, और पेरिस फ्रांस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी। तो अगर मैं यूनेस्को की बात करता हूँ, हालांकि कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर यूनेस्को से रिलेटेड नहीं लेकर आया हूँ, यहाँ पर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन में ज्यादातर लेकर आ रहा था। यहाँ पर यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला 1945 में इसको बनाया गया। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन केवल 6 बॉडीज है। इसका अगर हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जाए तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर याद करनी है। एंड दिस इज द एंड ऑफ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस ईयर क्लैट 2025। ठीक है, ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप अगर इसको ढंग से पढ़ें तो मेरे हिसाब से इन पांचों की पांचों टॉपिक को पढ़कर एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो यार, मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं आपको बोलूं कि नहीं आप यही पढ़ के जाना। मैं बस आपको हमेशा से यही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, दोबारा बोलूंगा कि बस अगर आप ये भी पढ़ के चले जाते हैं तो कुछ हेल्प मिलेगी आपको। मैं पास तो नहीं करवा पाऊंगा ऑफ कोर्स, इन सब चीजों से ये सफिशिएंट नहीं होगा, बट आपकी प्रिपरेशन को काफी कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये 5 क्वेश्चन। तो अगर ये भी 5 क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से एक पैसेज तो फंसेगा। और ऐसे ही 5 पैसेजेस मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स के भी कवर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप मेरे साथ देखोगे उसमें मैं साइंस एंड डिफेंस के 5 पैसेजेस जो है वो कवर करने वाला हूँ। साइंस एंड डिफेंस के 5 पैसेजेस आप वहां पर मेरे साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये सारी वीडियो बेटा अच्छे से देख लेना। आई होप अगर आप अभी तक सुन रहे हैं मुझे तो लास्ट तक आपने वीडियो मेरी देखी होगी, और मैं तहे दिल से आप लोगों का सही में आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू गेट अ ऑडियंस लाइक यू। एंड सीरियसली डियर,
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ एडू प्रेपरेटर पे आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो ना, क्लैट की हो या सीयूईटी की हो, तो हम कुछ चार्ज वार्ज नहीं करते हैं यार। हम खुद आपसे बात करेंगे। इफ यू नीड अस टू गिव यू असिस्टेंस, विल टॉक टू यू पर्सनली, विल टॉक टू यू। उसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। एंड ऑल्सो देर इज नो चार्ज फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास झटाक से पहुंच जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग बेटा इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। बहुत सारे शॉर्ट्स हम वहां पर कभी कभार पोस्ट करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। कोई टॉपिक जो वहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या पता वो आ जाए। अगर एक दो का या टिक का क्वेश्चन भी आप लोग कर पाए, तो यार आपके लिए तो बढ़िया हो जाएगा ना ये। चलिए, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो याद रखिएगा, 2025 क्लैट को टारगेट करते हुए मैं कुछ साइंस एंड डिफेंस के टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ डिफेंस के एक्सरसाइजेस भी होंगी और कुछ साइंस के टॉपिक भी होंगे। ठीक है, मैं सारी लास्ट 6 मंथ्स में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज आपके सामने लाके रख दूंगा। हो सकता है वो आप लोगों से वो पूछ ले। ठीक है जी, तो चलते हैं। अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।